हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो होने वाली है स्किल बेस्ड एमसीक्यूज़ पार्ट 2 पे। जो मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था उस पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप स्किल बेस्ड और क्वेश्चंस अपलोड करिए। दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है, इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं हाइट, एज, वेट, नन या ऑल करके। तो आपको पता होना चाहिए दैट इन चिल्ड्रन वी कैलकुलेट ड्रग डोज अकॉर्डिंग टू द वेट। उसके बाद है एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो आपको सभी इंजेक्शंस का एंगल ऑफ इंसर्शन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईएम, सबक्यूटेनियस। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का है 15 डिग्री, बट इन सम बुक्स यहाँ पे 5 डिग्री टू 15 डिग्री लिखा होता है, बट यू विल गो विद 15 डिग्री। अगर बात करें आईएम की तो इट वुड बी 90 डिग्री, अगर सबक्यूटेनियस की करें तो इट वुड बी 45 डिग्री। तो ऐसे हर एक रूट का एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसर्शन है। तो आप उसको पढ़ें। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोजेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस इज़ डन बाय। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है यंग्स फार्मूला, एक होता है क्लार्क्स, एक होता है फ्राइड्स फार्मूला। तो जो यंग फार्मूला है वो 1 से 12 साल के बच्चों को के ड्रग कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, 1 से 12 साल। जो क्लार्क फार्मूला है वो अकॉर्डिंग टू वेट है, इसलिए वो सभी एज के चिल्ड्रन में वैलिड है। उसमें किसी भी एज के चिल्ड्रन को हम पुट कर सकते हैं। और जो फ्राइड रूल है दैट इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पीडियाट्रिक फार्मूला है जो हर एज के बच्चों को के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दैन इट वुड बी क्लार्क्स रूल, क्योंकि इसमें एज को यूज़ ही नहीं किया गया है, इसमें हम यूज़ करते हैं वेट। तो जो क्लार्क रूल है वो फार्मूला क्या है? वो है वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स लेते हैं अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। यू कैन राइट इट। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोजेस फॉर चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। तो वो फ्राइड रूल है, मैंने आपको बता दिया। इसमें हम कैसे लेते हैं, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ एज इन मंथ्स अपॉन 100 इंटू एडल्ट डोज। तो 1 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनमें हम फ्राइड रूल यूज़ करेंगे। इसमें हम एज को लेते हैं। और उसके बाद जो एक और फार्मूला मैंने आपको बताया कि 1 से 12 साल के बच्चों में यूज़ होता है, दैट इज़ यंग्स रूल। उसमें क्या है, उसमें हम एज को लेते हैं एज ऑफ चाइल्ड अपॉन एज प्लस 12, एज ऑफ चाइल्ड अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो सिस्टर नैन्सी या फिर कोई भी और प्रोसीजर बुक है वहाँ पे आप, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप वहाँ से पीडियाट्रिक की आप उसमें से देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है एब्रीविएशन स्टार्ट मीन्स। तो आपको ये जो एब्रीविएशंस है इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे AC एंटीसीबम, PC या HS होरासोमनी। तो ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? तो मैंने यहाँ पे 2-3 ऐड किए हैं, बट आपको सारा पता होना चाहिए। एब्रीविएशन स्टैट का मतलब होता है एट वंस। उसके बाद है PC वैसे स्टैंड करता है पोस्ट सीबम यानी कि आफ्टर मील्स। अगर AC कहा जाए तो एंटीसीबम यानी कि बिफोर मील्स। और एक होता है HS का मतलब होता है होरासोमनी यानी कि एट बेड टाइम। तो इस तरह से इनकी कुछ एब्रीविएशंस हैं, ग्रीक के वर्ड्स हैं ये। उसके बाद आता है हाइपोडर्मल इंजेक्शन मीन्स। तो जो मैंने आपको जो मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपोडर्मिस इज़ नॉट अ लेयर ऑफ स्किन, इट इज़ अ लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू बिलो विच इज़ फाउंड बिलो द डर्मिस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मल इंजेक्शन का दूसरा नाम क्या होगा? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि 1 टेबलस्पून में कितना ml होता है, तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। तो 1 टेबलस्पून की अगर बात करें तो उसमें 15 ml होता है। अगर 1 टीस्पून की बात करें दैन इट कंटेन 5 ml। तो अगर हम ये देखें कि 1 टेबलस्पून में कितने टीस्पून हैं, तो 1 टेबलस्पून हैज़ 3 टीस्पून्स।
उसके बाद 1 आउंस पूछा है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 आउंस में कितने ml होते हैं, तो इट वुड बी 30 ml। अगर 1 आउंस को टीस्पून में देखें तो 8 टीस्पून, एक पिंट में 20 आउंसेस होते हैं, एक गैलन में 4000 ml होता है। तो अगर आप इस तरीके से आपको पता होगा तो आप पिंट को भी ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन डू दैट विद ऑल दैट स्टफ। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए 10 राइट्स होते हैं, और वो 10 राइट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कैसे आ सकता है कि राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड, आपको वो पिकिंग ऑड वन आउट वो करना पड़ सकता है। तो राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट एजुकेशन, राइट असेसमेंट, राइट टू रिफ्यूज़ एंड राइट इवेल्युएशन। वैसे तो कुछ बुक्स हैं अभी भी जिनमें 5 ही राइट्स मेंशन किए हैं, बट यू हैव टू नो 10 राइट्स। उसके बाद है आपके पास करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन ड्रॉप रेट। ड्रॉप रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो है ml में जितना भी आपके पास फ्लूइड है, टोटल फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि 1000 ml आपको फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है 24 घंटे में विद मैक्रो ड्रॉप्स, जो ड्रिप सेट होता है, तो उसमें क्या होगा, 1000 ml फ्लूइड आ गया अपॉन टाइम इन मिनट्स, तो 24 आवर्स था, तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट्स, और इनटू 20 आपका ड्रॉप फैक्टर रहेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल रिजल्ट इन 30 पॉइंट समथिंग, यानी कि 31 आपका ड्रॉप रेट आएगा। तो इस फॉर्मूला से आप ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट प्रेफर्ड IM इंजेक्शन की जो साइट है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड साइट है, दैट इज़ वेस्टस लिटरेलिस। और वेस्टस लिटरेलिस क्योंकि बाकी मसल्स जो हैं वो उनमें डेवलप नहीं होती। नेक्स्ट है विच कंसनट्रेशन ऑफ NS इज टर्म्ड एज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किस कॉन्सेंट्रेशन को कहा जाता है, 0.9% NaCl, ये पूछा जा सकता है। और 0.45% NS है, दैट इज हाइपोटोनिक। उसके बाद है रिंगर लैक्टेट किस तरह का फ्लूइड है, दैन इट इज़ आइसोटोनिक। अगला है द एक्ट ऑफ रबिंग मेडिसिन ऑन स्किन टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट इज नोन एज इनंक्शन। ये भी काफ़ी ज़्यादा, इंस्टिलेशन क्या है, इनंक्शन क्या है, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम दैट कैन बी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू ग्लूटियल मसल, दैट इज 5 ml। उसके बाद है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है इनटू जॉइंट्स। उसके बाद है इंट्रा ऑशियस इंजेक्शन, तो ये जाता है बोन मैरो में। और इस तरह से इंट्राथीकल, इंट्रास्पाइनल, ये आपसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कन्वीनियंट वेन फॉर वेनीपंक्चर। वेनीपंक्चर के लिए सबसे कन्वीनियंट वेन कौन सी है, दैट इज बेसिलिक वेन एंड मीडियन क्यूबिटल वेन। ये क्यों, क्योंकि सुपरफिशियल है, फाइंड आउट करने में ईजी है। उसके बाद है न्यूनेट्स में कौन सा कैनुला यूज़ होता है, दैट इज़ 24 गॉज गाउन में कैनुला यूज़ होता है। साथ में आपको कलर कोडिंग भी पता होनी चाहिए, कौन सा ग्रीन है, कौन सा ब्लू है, कौन सा पिंक है, कौन सा पर्पल है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी व्हेन इन्फिल्ट्रेशन अकर। जब भी कभी IV साइट पे इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, हमको क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूज़न को। यही सेम चीज़ मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम पे भी बताई थी। स्वेलिंग, कूलनेस एंड माइल्ड पेन अराउंड द IV साइट। अगर स्वेलिंग है, कूलनेस है और माइल्ड पेन है IV साइट के अराउंड, देन इट इज़ इन्फिल्ट्रेशन। अगर स्वेलिंग है, पेन है और साथ में वार्म है जो IV साइट है, रेडनेस है वहाँ पे, देन इट वुड बी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट है जो IV साइट है उसको स्क्रब हम किससे कर सकते हैं बिफोर वेनीपंक्चर, दैट इज़ 70% एल्कोहल। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि 70% एल्कोहल यानी कि जो स्पिरिट है वो 70% एल्कोहल ही क्यों है, वाई नॉट 90% और वाई नॉट 100%। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज पर्पज़ कि 70% एल्कोहल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एल्कोहल फॉर डिसइंफेक्शन। इस कॉन्सेंट्रेशन पे इट एक्ट्स द बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसिटिविटी रिएक्शन। हम कौन से रूट से चेक करते हैं, दैन इट वुड बी इंट्राडर्मल। आपको पता है फोर आर्म में दिया जाता है सेंसिटिविटी रिएक्शन, एंटीबायोटिक्स के लिए करते हैं। उसके बाद है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन नर्स चेक्स द प्रेस्क्रिप्शन। 3 बार चेक करती है। कब कब चेक करती है, एक बार जब वो मेडिसिन को प्रेस्क्रिप्शन को जब पढ़ती है, सेकंड जब वो कैबिनेट में से निकालती है, एंड थर्ड वन जब वो पेशेंट को उसको एडमिनिस्टर करती है। देन तो इसलिए 3 बार जो है वो प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ती है। उसके बाद है विच रूट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है ड्रग का वो होता है थ्रू इंट्रावीनस। सबसे जल्दी जो इफेक्ट होता है दैट इज़ थ्रू इंट्रावीनस रूट। अब आता है आई ड्रॉप्स आर क्लासिफाइड अंडर विच क्लास ऑफ ड्रग, तो इसका आंसर होगा टॉपिकल मेडिसिन। उसके बाद नेक्स्ट है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो है कि जो सॉलिड और लिक्विड फूड है हम जनरल एनेस्थीसिया से पहले 6 to 8 आवर्स तक हम उसको विदहोल्ड करते हैं, उससे पहले यानी कि NPO पे रख देते हैं पेशेंट को। और अगर बात है लोकल एनेस्थीसिया की तो लगभग 3 घंटे पहले। उसके बाद है
अगर जो सूचर लाइन पे अगर वूंड एजेस सेपरेट हो जाएं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार एम्स के एग्ज़ाम में और इस तरह के सभी एग्जाम्स में बहुत बार आता है, उसको कहा जाता है डेहिसेंस, यानी कि जो वूंड की जो एजेस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन अगर उन एजेस के सेपरेट होने के बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूड हो रहे हैं आउटवर्ड्स, देन इट विल बी नोन एज एविसरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्टमी का क्या मतलब होता है, जैसे रिमूवल ऑफ, यानी कि नेफ्रेक्टमी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या और भी अपेंडेक्टमी। उसके बाद है ओरेफी मीन्स, तो इसका मतलब होता है रिपेयर ऑफ, जैसे कि कॉल्पोरेफी होता है या फिर हर्न्यूरेफी। उसके बाद है ऑस्टमी, तो क्रिएशन ऑफ ओपनिंग इनटू, ये आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट डज ऑस्टमी मीन्स, 4 ऑप्शंस हो सकती हैं। ऑटमी का मतलब होता है इंसीजन ऑफ, प्लास्टी का मतलब होता है रिपेयर ऑफ, अगेन जैसे कि हर्नियोप्लास्टी हो गया। उसके बाद मैंने कुछ रैंडम टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, जैसे कि कैट गट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो कैट गट है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ शीप। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। उसके बाद है प्लेन गट को एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लगता है, तो 5 से 10 दिन लगते हैं। अगर बात क्रोमिक कैट गट की है तो 10 to 14 डेज लगते हैं। उसके बाद है एब्डोमिनल सूचर्स को कितने दिन के बाद रिमूव किया जाता है, तो 7 to 10 डेज। बोन मैरो जो हम एस्पिरेशन करते हैं एडल्ट्स में, वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, स्टर्नम से, इलियक क्रेस्ट और वर्टिब्रा से। लेकिन अगर बच्चों में तो मोस्ट प्रेफर्ड साइड टीबिया जो बोन है। उसके बाद है एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए मॉइस्ट हीट मेथड का यूज़ होता है। पीएच ऑफ नॉर्मल यूरिन, ये पिछली वीडियो में मैंने मुझसे रह गया था बताना, इसलिए 3.5 to 6 है। और अगर ब्लड की है तो देन इट वुड बी 7.35 to 7.45। उसके बाद है नॉर्मल आरबीसी काउंट। इस तरह की लैब वैल्यूज़ आपको याद करनी होती हैं। तो ये है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। टोटल बिलिरुबिन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। उसके बाद है वॉशिंग आउट द स्टमक विद द सॉल्यूशन इज नोन एज गैस्ट्रिक लवाज, और अगर गैस्ट्रिक फीडिंग कर रहे हैं थ्रू गैस्ट्रिक तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक गवाज। उसके बाद है टेम्परेचर एट विच ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस। एंटीकोगुलेंट यूज टू स्टोर डोनर ब्लड, जो ब्लड डोनेट किया गया उसको स्टोर करने के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट, ताकि वो क्लॉट ना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज एंड सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। उसके बाद है ग्लूकोज फास्टिंग लेवल कितना है, बहुत ही ईजी चीज़ है बट पूछ लेते हैं, 70 to 110 mg/dl। वैसे नॉर्मल लेस देन 200 जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनमें रहता है ये, बट में फास्टिंग अगर की बात है तो देन इट वुड बी 70 to 110। एक्सपेंशंस हैं जैसे ईसीजी, ईकेजी भी लिखा होता है कई जगह, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यू ऑल नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी या इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, सीटी है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, बहुत बार पूछा जाता है, एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट जो कि पर्पल कलर की ट्यूब्स में होता है, जो कि हम ब्लड स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है एबीजी की वैल्यूज़, तो जो ब्लड की पीएच है वो मैंने आपको पीछे बता दी, 7.35 to 7.45। उसके बाद PaCO2 का लेवल है 35 to 45 mm of Hg। उसके बाद SCO3 का लेवल है 22 to 26 या कई जगह 27 भी है mm of Hg। PaO2 का लेवल है 85 to 100 mm of Hg। और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो है SpO2, यानी कि वो है 95 से ज़्यादा, यानी कि 95 to 100, तो नॉर्मल एवीजी वैल्यूज़ की बात है। उसके बाद अगर BMI कई बार पूछ लिया जाता है, बट BMI स्टैंड्स फॉर, तो ये है बॉडी मास इंडेक्स, और BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेट इन केजी अपॉन लेंथ इन स्क्वायर मीटर्स। तो इसमें भी कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वेट ग्राम में लेना है, हाइट किस में लेनी, लेंथ किस में लेनी है। उसके बाद है ब्लड सोर्स को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ होता है, तो ब्रेडन स्केल है मोस्ट कॉमन, लेकिन एक और स्केल भी है दैट इज़ नॉर्टन स्केल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ब्रेडन स्केल कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम असेस करते हैं। उसके बाद है ब्लड सोर्स के केस में कब कब पोजीशन चेंज करते हैं, तो एवरी 2 आवर्ली पोजीशन चेंज करते हैं। तो वैसे तो काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो, क्योंकि नर्सिंग बहुत ही वास्ट चीज़ है और उसमें स्किल बेस्ड तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लेकिन फिर भी आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड आई थिंक लिटिल बिट ऑफ एवरी टॉपिक। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।